गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम 30 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ ले लीजिएगा, क्योंकि आज के करंट अफेयर की आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। बीच में पता चलेगा कि क्यों। ठीक है, तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का आपको फोल्डर दिखाई देगा पीडीएफ का, वहां पर जाइए। जिस भी डे की डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। ओके, आइए शुरू करें। 30 सितंबर के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पप्पमल जी का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पप्पामल जी की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया है। यहां पर अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करें कि ये क्या है, तो पहले हम इसको समझे। देखिए, ऐसा एग्रीकल्चर, ऐसा कृषि जो किसी भी प्रकार से ना तो नेचर को हार्म करे, न ही इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को हार्म करे। तो नॉर्मली क्या होता है, फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता, और वो उपजाऊ जो भूमि है उसका यूज किया जाता है फसल बोने के लिए। और जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं ना, है ना, हमारी दादी नानी की जो घरेलू नुस्खे होते थे किसी भी डिसीज को ठीक करने के लिए, वैसे ही होती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ओके, तो इसे बढ़ावा देने के लिए पप्पामल जी ने काफी अच्छा योगदान दिया है। इसके लिए 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया, पप्पामल जी। भारत के तमिलनाडु राज्य से ये बिलोंग करती है। अब निधन हो गया है। 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अपने खेतों में नॉर्मली मिलेट्स, वेजिटेबल्स जो हैं वो उगाती थी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनकी रुचि के कारण इन्होंने काफी अलग अलग प्रयोग किए हैं अलग अलग समय में। ठीक है, तो अब निधन हो गया है पप्पामल जी का। पद्मश्री कब दिया गया था? 2021 में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो यहां पर नॉर्मली आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। एक ऐसी कृषि पद्धति जिसमें फसलों का उत्पादन और पशुपालन प्राकृतिक तरीकों से, नेचुरल मेथड से किया जाता है। ओके, नॉर्मली केमिकल फर्टिलाइजर या किसी भी प्रकार के कीटनाशक का यूज नहीं किया जाता, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। फायदा क्या होता है? तो पहली चीज तो भैया, जो इस एग्रीकल्चर पद्धति से उगे हुए अनाज खाएगा तो उनके हेल्थ सही रहेगा, हेल्थ इश्यू नहीं होगा। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है इस प्रकार के एग्रीकल्चर से, है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण। तो ये कुछ लाभ हैं, प्रॉफिट हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो इसे आप याद रख सकते हैं। आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि भारत में जो सिक्किम है वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला भारत का पहला राज्य है। लक्षद्वीप की बात करें तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला भारत की पहली यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। ठीक है, तो एडिशनल फैक्ट है, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बेस्ट पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में कितने गांवों को 8 कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो हाल ही में देखिए, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने बेस्ट पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में अलग अलग 8 कैटेगरी में भारत के 36 गांवों को पुरस्कृत किया है। 36 गांवों को अवार्ड दिए हैं। कितनी कैटेगरी में, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 कैटेगरी में। डन। देखिए, पूरी डिटेल बता देता हूं। वैसे आपको सारे गांव याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 में 36 गांवों को 8 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया। क्यों? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में बेस्ट पर्यटन गांव की प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। जो भी ऐसे गांव हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जिनका जो बोल सकते हैं रिलीजियन कल्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा प्रमोट किए जाने लायक है, और जो सस्टेनेबल है, ऐसे गांवों को बढ़ावा देना
एसी जो उनकी यूनिकनेस है उसको संरक्षित करना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बेस्ट पर्यटन गांव प्रतियोगिता अवार्ड प्रदान करती है। 36 गांवों को 8 अलग अलग श्रेणियों में 2024 में यह अवार्ड दिए गए। देखिए कैटेगरी भी याद रखिएगा कौन कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब एक एक गांव में आपको बताऊंगा तो 36 गांव की लिस्ट याद कर पाओगे क्या? नहीं, तो पीडीएफ ले लेना। ठीक है, तो अपने जो राज्य के, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपके राज्य में जो गांव हैं उनको याद कर लेना, लेकर पीडीएफ तो काम हो जाएगा। देखिए 8 कैटेगरी कौन सी है? वाइब्रेट विलेज कैटेगरी, इसमें अवार्ड दिया गया उत्तराखंड के 2 गांव को, हर्षिल और गुंजी। ठीक है, इसी तरीके से सारे स्टेट के आपको यहां पर जो गांव जिनको पुरस्कृत किया गया है मेंशन कर दिए हैं, देख लेना पीडीएफ में, काम हो जाएगा। मैं 8 कैटेगरी बता देता हूं। वाइब्रेट विलेज कैटेगरी, एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी, एग्रीकल्चर टूरिज्म कैटेगरी और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, क्राफ्ट कैटेगरी, हेरिटेज कैटेगरी, रिस्पॉन्सिबल कैटेगरी और स्पिरिचुअल एंड वेल बीइंग कैटेगरी। तो ये 8 कैटेगरी है जिसमें अवार्ड दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। अपने अपने राज्यों का देख लेना भैया डेटा, एमपी से हो तो समझ लेना किस गांव को मिला है। ठीक है, तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए आपको इकोनॉमिक्स के लिए 2 कोर्सेस यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको वनडे एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो यहां पर अक्षय सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ट्रिक के साथ पूरे इकोनॉमिक्स का आपके लिए कोर्स प्लान किया है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। पूरी इकोनॉमिक्स आपको बहुत ही फनी वे में, बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से यहां पर कवर हो जाएगी, बहुत ही इजी वे में। हिंदी में आपके लिए ये कोर्स अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वही इसे अवेल करें। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो दुष्यंत सर का बायलिंगुअल आपके लिए इंडियन इकोनॉमी का कोर्स अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और मॉक टेस्ट आपको आपके कोर्स के अंदर ही मिल जाएंगे। तो ये बायलिंगुअल है, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सिविल सर्विसेज के लिए और ये वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सितंबर 2024 में तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो अगर हम हरिकेन हेलेन की बात करें तो यह हमको देखने को मिला है अटलांटिक ओशियन में, और इसने प्रभावित किया है अमेरिका को। आंसर है तूफान हेलेन अमेरिका में आया है। अगर आप यहां पर पर्टिकुलर लोकेशन देखेंगे तो यह अटलांटिक ओशियन है और अमेरिका के दक्षिण पूर्वी एरिया में इस क्षेत्र को इसने नॉर्मली प्रभावित किया अमेरिका में। ठीक है ना, तो अमेरिका में आने वाले तूफान नॉर्मली हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं और ये अटलांटिक ओशियन में देखने को मिल जाते हैं। तो तूफान हेलेन ने अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से को प्रभावित किया। अटलांटिक ओशियन से यह शुरू हुआ था और दक्षिण पूर्वी एरिया में यूएसए में फ्लोरिडा और साउथ ईस्टर्न यूएसए से टकराया है। इसके कारण काफी नुकसान हुआ है अमेरिका को। देखिए 50 से ज्यादा लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, ये अमेरिका में आने वाले सबसे पावरफुल तूफानों में से एक माना गया है इस साल में। 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु। तूफान का नाम क्या है? तूफान हेलेन। अटलांटिक ओशियन में देखने को मिला और प्रभावित हुआ कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिका में भी पर्टिकुलर साउथ ईस्टर्न यूएसए का जो एरिया है, पार्ट है, फ्लोरिडा वगैरह, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली और तबाही देखने को मिली। 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस झील में किया गया? तो देखिए ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, इसका आयोजन किया गया है पुन्नमदा झील में। जानते हैं किस राज्य में? ये भारत के केरल राज्य में देखने को मिलेगी पुन्नमदा झील। तो 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन 2024 में केरल के पुन्नमदा झील में किया गया। एक पुन्नमदा झील ये तो फेमस है, ये एक बेम्बनाड झील भी केरल में काफी फेमस है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से, लेकिन अगर नेहरू कप पूछा जाता, दोनों में डिफरेंस है, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान रखना। नेहरू कप पूछा जाता तो नेहरू कप का संबंध कहां से? फुटबॉल। और नेहरू ट्रॉफी की बात करते हैं तो इसका संबंध कहां से? बोट रेस। ठीक है,
तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन केरल के पुन्नमदा झील में किया गया। 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। केरल की सबसे प्रसिद्ध खेलों में से एक है यह नौका दौड़। ठीक है, तो झील का नाम क्या है? झील का नाम याद रखिएगा, स्पेशली पुन्नमदा झील केरल राज्य में देखने को मिलती है। यहीं पर 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का हाल ही में आयोजन किया गया। केरल में स्थानीय भाषा में इस बोट रेस को वल्लम कली के नाम से जाना जाता है। उसका अर्थ ही नाव का खेल होता है। वल्लम कली या वल्लम काली इसको आप बोल सकते हैं, नाव का खेल। ठीक है, नावें जो होती है ना, एक आपको देखने को मिलेगी जिनको मतलब चौड़ाई में ज्यादा होती है, सॉरी लंबाई में ज्यादा होती है, बिल्कुल एक कोच तरीके की नावें देखने को मिलेगी। 100 फीट तक लंबी हो सकती है ये सीधी, और भयंकर चप्पू चलाए जाते हैं और बिल्कुल मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो याद रखना, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से केरल के पुन्नमदा झील में इसका आयोजन किया जाता है। 2024 में 70वां एडिशन है या 70वां संस्करण बोल लेते हैं। ठीक है, चर्चा में रहा मुडा घोटाला मामला किस राज्य से संबंधित है? मुडा घोटाले की या स्कैम की बात करें तो यह देखने को मिला है भारत के कर्नाटका राज्य में। आंसर भी। अब इंटरेस्टिंग यह है कि जो एलिगेशन है वो कर्नाटक के सीएम पर लगे मुडा स्कैम के। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट के हाईकोर्ट के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखिए जो मुडा है ना इसका फुल फॉर्म है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। तो कर्नाटक राज्य के हाईकोर्ट ने पहले मंजूरी दी थी, अब कर्नाटक में जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने भी मंजूरी दे दी है कि लोकायुक्त इंक्वायरी की जाए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर, क्योंकि जो भूमि के आवंटन है उसमें घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, और उसका एलिगेशन कहीं ना कहीं कर्नाटक के सीएम पर आता हुआ दिख रहा है, सीएम सिद्धारमैया पर। ठीक है, तो इसके लिए जांच होना है, लोकायुक्त इंक्वायरी होना है। अब कर्नाटक के बारे में कैजुअल फैक्ट हमको, तो मुडा स्कीम किस राज्य से है पहले तो हम ये लेंगे, तो इसका संबंध है कहां से? कर्नाटका राज्य से। और अब कर्नाटका की कैजुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो कर्नाटक की जो विधानमंडल देखने को मिलता है बाय कैमरल द्विसदनी, जहां पर कर्नाटका में जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या 224 और विधान परिषद है 75 सीट्स वाली। ठीक है, राज्यसभा सीटें हैं 12 और लोकसभा सीटें देखने को मिलती है कर्नाटका में 28। अब जो वर्तमान में कर्नाटका में जो विधानसभा है उसमें टोटल 224 सीटों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास है 135 सीट। तो सिद्धारमैया जो है सीएम वो कांग्रेस के सीएम, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी 66 सीटों के साथ। तो इसको भी आप कंसिडर करिए, याद रखिए, काम हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के लिए कौन सा नया दल बनाया है? तो भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं के बाद बचाव कार्य को और ज्यादा स्पीड में किया जा सके, इसके लिए रेल रक्षक दल मतलब रेल गार्ड स्क्वाड बनाने की घोषणा की। इंडियन रेलवे ने हाल ही में रेल गार्ड स्क्वाड नाम के एक नए दल का गठन किया है। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद क्विकली जो मदद चाहिए होती है वो देने का काम करेगी रेल गार्ड स्क्वाड। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हालांकि अब इसको लागू किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे क्षेत्र में। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना वो हमको जयपुर में देखने को मिलता है, राजस्थान में। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी तो रेल गार्ड स्क्वाड यहां पर शुरू किया गया। देखिए रेल रक्षक दल क्यों बनाया गया, तो आपको पता है इंडियन रेलवे ना बहुत ही कंजेस्टेड जगह पर भी फैला हुआ है, पहाड़ों पर, फॉरेस्ट एरिया में, टनल बहुत सारी है। ऐसी जगह पर जो रेल एम्बुलेंस है या फिर कोई भी मशीनरी है, क्रेन है, मदद नहीं पहुंच पाती भाई जब भी रेल दुर्घटना होती है। तो इसके लिए रेल रक्षा प्रणाली इंडियन रेलवे की जो है उसने स्पेशल ट्रक्स और न्यू मशीन्स का इस्तेमाल करती है ना, रेल रक्षा प्रणाली इस्तेमाल करती है, और इसके लिए इसने रेल गार्ड स्क्वाड नाम की एक टीम भी बनाती है, मतलब जब भी लगेगा फट से बना दी जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में फटाफट एक्सीडेंट पर इमीडिएटली मदद जो चाहिए वो रेल गार्ड स्क्वाड प्रदान करेगा। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग इसके सदस्य होंगे, इस दल में शामिल होंगे और एक्सीडेंट साइट्स पर जल्दी पहुंचने में और
फटाफट मदद करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। रेल रक्षक दल कैसे काम करेगा, तो टीम को इमरजेंसीज और एक्सीडेंट को संभालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे एक्सीडेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से मदद कर सके। यहां पर इंडियन रेलवे जोन की बात करें, वर्तमान में तो 19 रेलवे जोन है और जैसा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेल रक्षक दल अपॉइंट किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में, तो इसका हेडक्वार्टर है राजस्थान के जयपुर में, बताया था मैंने आपको। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह कहां मारा गया, तो हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के चीफ थे, ये मारे गए बैरूत में। ठीक है, देखिए बैरूत लेबनान की कैपिटल है। आपको पता है इजराइल और लेबनान का बहुत ही भयानक युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ने जो पेजर बम, ऐसा देखिए ऑफिशियली तो इजराइल ने इस चीज को नहीं कहा है, माना नहीं है कि उसने ही धमाका किया है, पर दुनिया जानती है कि इजराइल ने किया है। भाई पेजर धमाके किए थे, तो हिजबुल्लाह के जितने भी कमांडर थे उनके जेब में वो पेजर फट गए थे। तो अब लगातार इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह पर। एक्चुअल में लेबनान में ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इजराइल और जो अमेरिका है ना, वो इसको एक आतंकवादी संगठन मानते, पर लेबनान में ये एक पॉलिटिकल पार्टी। तो हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह बैरूत में था लेबनान के, इसको डायरेक्ट उड़वा दिया इजराइल ने। ठीक है, तो ये मारा गया है। ऐसा एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। देखिए छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आया था कि ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया, तो ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको पता होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन इजरायली आर्मी के हमले से है। इजरायली आर्मी के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इसको ये मारा गया है। लेबनान की कैपिटल है बैरूत में, यहां पर ये था और तभी इस पर अटैक हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल शिया इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। कहां पर, लेबनान में, है ना। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि लेबनान में काम करता है। तो वहां पर तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, शिया इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। लेकिन अमेरिका और इजराइल, क्योंकि आप समझिए कि अपोनेंट भी है, तो भाई इसको आतंकवादी संगठन मानते, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके खिलाफ युद्ध हो रहा है वो आतंकवादी संगठन मानेगा। स्थापना हुई थी 1982 में इजराइल के लेबनान आक्रमण के दौरान। इजराइल ने जब लेबनान पर पहले आक्रमण किया था 1982 में, तब हिजबुल्लाह ग्रुप बनकर आया था। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके जो चीफ थे हसन नसरुल्लाह, इनका हाल ही में निधन हो गया एक हमले में, तो ये मारे गए हैं। कहां पर, लेबनान की कैपिटल बैरूत में। ठीक है, आगे आ जाइए। तो यहां पर आप पर्टिकुलर देखेंगे तो इजराइल के उत्तर में आपको कहीं ना कहीं लेबनान देखने को मिलेगा और उसकी कैपिटल है बैरूत। आगे आइए। विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हार्ट डे की बात करूं तो यह मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में 29 सितंबर को। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर बी, 29 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए यह क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है पहले, तो याद रखिएगा। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। 2024 में यूज हार्ट फॉर एक्शन वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है, यूज हार्ट फॉर एक्शन। उद्देश्य क्या है इस डे को मनाने का, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन का एक डेटा है कि हर साल पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 20.5 मिलियन 20.5 मिलियन 20 मिलियन, हाँ ये सही है, 20 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण होती है। इंडिया में ही देख लो, युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं भाई। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑयली खाना इंडियन कल्चर में ज्यादा है, बाहर भी फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, और स्ट्रेस, लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो हार्ट अटैक बहुत ही 20, 25, 30 साल के जो युवा हैं उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो भाई पूरे वर्ल्ड में 20.5 मिलियन से अधिक लोग हर साल हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कितना होता है, 2 करोड़, सही लगा रहा हूं ना मैं जमशेद, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 2 करोड़ लोग से ज्यादा है भाई ये हार्ट अटैक से मर रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ये एक डेटा आया है, तो याद रखिएगा, देख लेना मैंने काउंटिंग गलत तो नहीं की, सही की है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हृदय रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना,
हार्ट हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करना कि भाई हेल्दी खाओ, हार्ट के लिए जो अच्छा है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करना वर्ल्ड हार्ट डे का मुख्य उद्देश्य 29 सितंबर को मनाया जाता है और यूज हार्ट फॉर एक्शन 2024 में इस डे की थीम है। सबसे पहली बार 1999 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। तब से हर साल 29 सितंबर को यह मनाया जाता है। सितंबर 2024 में नितिन गडकरी ने किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का इनॉग्रेशन किया? ऑक्सीजन बर्ड पार्क की बात करें तो नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है महाराष्ट्र में। आंसर है, ठीक है, यह है ऑक्सीजन बर्ड पार्क। इसको एक और नाम दिया जाता है हिंदी में अमृत महोत्सव पार्क। तो 28 सितंबर को सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे, ठीक है, 44 के पास ऑक्सीजन बर्ड पार्क का इनॉग्रेशन किया। ठीक है, एक तरीके का इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है ये, ठीक है, पार्क के रूप में विकसित किया गया एक पार्क है नेशनल हाईवे के समीप, जो कि प्राकृतिक जो नेचुरल बर्ड्स है उनके आवास के लिए और स्थानीय जो नागरिक है उनके घूमने फिरने के लिए, पर्यटकों के घूमने फिरने के लिए एक मनोरंजन स्थल के रूप में डेवलप किया गया। तो यह ऑक्सीजन बर्ड पार्क है जो बनाया गया है नागपुर में महाराष्ट्र में। इसका इनॉग्रेशन किया है नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री। ठीक है, उद्देश्य पता चल गया। उद्देश्य क्या है? जो नेचुरल बर्ड्स हैं उनके आवास को सुरक्षित करना, वायु प्रदूषण को कम करना, क्योंकि नेशनल हाईवे के निकट है। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी 2024 में करेगा इंडिया। आंसर बी। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको डेट पता चलेगी 15 से लेकर 24 अक्टूबर तक। ठीक है, प्रगति मैदान कहां है जानते हैं? नई दिल्ली में, इंडिया, नई दिल्ली प्रगति मैदान में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का आयोजन 14 से लेकर 24 अक्टूबर तक 2024 में इंडिया के नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड से 190 से ज्यादा देश के जो डेलीगेट्स है इसमें भाग लेंगे। उद्देश्य क्या है? तो भाई टेलीकॉम के क्षेत्र में जो ग्लोबल कनेक्टिविटी और इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए 190 कंट्रीज से ज्यादा डेलीगेट्स यहां पर आएंगे और यहां पर टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे, है ना। ग्लोबल कनेक्टिविटी को स्पेशली बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है और इस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है 2024 में इंडिया में। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की बैठक है 2024 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ओके, यहां पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें जो कि ये आयोजन करवा रही है, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए काम करती है पूरे वर्ल्ड में। इस संस्था की स्थापना 1865 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। डन। तो यहां पर हमने 30 सितंबर 2024 के सभी करंट अफेयर को एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करी। पीडीएफ कलेक्ट कर लेना, काम हो जाएगा, वहां से कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी रैंक हासिल की है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 इंडिया की रैंक क्या है भाई? 39, है ना। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो जापान के नए पीएम बने हैं शिगेरू इशिबा। 28 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में। संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं शशि थरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का और अरुणिका का इनॉग्रेशन किया। दोनों कंप्यूटिंग सिस्टम का संबंध किससे है? तो यह मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित कंप्यूटिंग सिस्टम है।
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो ये के.एस. चित्रा है। सितंबर 2024 में एसबीआई द्वारा जनसंख्या को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। युवाओं की जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो फोर्थ ही है ना, ठीक है। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की? तो ड्वेन ब्रावो की बात करें तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी है ड्वेन ब्रावो, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने सीएम, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है, किस राज्य सरकार ने सीएम साथ योजना शुरू की है? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने शुरू की है। और लास्ट क्वेश्चन था, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने विश्व पर्यटन दिवस पर कौन सी पर्यटन पहल की शुरुआत की? तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ठीक है। तो ये लास्ट डे के करंट अफेयर हैं, रिवाइज हो गए। अब आ जाइए यहां पर ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की बात करें तो यह भारत के राजस्थान राज्य में नाथद्वारा में देखने को मिलता है। शिव की प्रतिमा है, ठीक है, भगवान शिव की। किस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय किया गया? तो हैदराबाद का भारत में विलय किया गया है ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलेगी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मिड वीडियो में बता चुका हूं। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? और श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? जैन धर्म का पवित्र स्थल है श्रवण बेलगोला। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा कमेंट में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।